बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर। मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब, क्या हाल है आपके और क्या हो रहा है? थैंक यू शाज़िया, वालेकुम अस्सलाम। बस यहाँ पे बर्फ़ का तूफ़ान था हमारे पास भी मरी की तरह, और उसकी वजह से एक दिन हम लेट भी हैं। और यहाँ पे ठंड बहुत है। पिछले 3 दिनों से वाशिंगटन डीसी एरिया में बर्फ़ का तूफ़ान था। उस पे हमारा असल में एक और वजह भी यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारी कई अभी पावर लाइंस जो हैं वो अबव द ग्राउंड हैं, तो उस पे पुराने दरख्त को गिर जाएं तो पावर उस पे से बिजली बंद हो जाती है, और उसके बाद ओ, इंटरनेट के भी मसाइल होते हैं। लेकिन ये कि काफ़ी हद तक चीज़ें अब अंडर कंट्रोल। चले, यानी कि आपके पास भी वो वाला सिस्टम मौजूद है जो पाकिस्तान में है। यहाँ पर भी अगर बारिश आंधी तूफान आ जाए तो बिजली कई घंटे गायब रहती है। आपके मसाइल बिजली के और बिजली ना होने के हैं, हमारे बिजली पहुंचाने के मसाइल तो वो वाकई मसले मिलते जुलते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे थोड़े से मसाइल वो जो नए एरियाज हैं उसमें, नए एरियाज में ये आता है कि क्योंकि पुराने एरियाज में वो दरख्तों के ऊपर से है बिजली, तो उस वजह से पुराने दरख्त जो होते हैं वो बर्फ के, आइस के, स्नो के वजन से वो गिर जाते हैं। ओके। अच्छा साजिद साहब, कुछ पाकिस्तान के हवाले से और कुछ अमेरिका के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे कि पहली बार नेशनल सिक्योरिटी को इतनी तफसील से बयान किया गया है और इसका क्या फ़ायदा होगा। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन होगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नई जो लाई गई है उसमें कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, स्लाइटली कोई फ़र्क होगा जो पुरानी वाली पॉलिसी पे में मौजूद था, कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई। तो फिर इसको, नई पॉलिसी को जारी करने का क्या मकसद हो सकता है? इसके ऊपर ज़रा तफसील से चाहूंगी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। देखें, मोईद यूसुफ साहब ने नेशनल हमारी सलामती पॉलिसी को का अनाउंस किया, उसको नेशनल पॉलिसी को, मेरे ख्याल में इसका एक उन्होंने 55 कह रहे थे वर्कों का, पेजेस का एक उन्होंने दस्तावेज तैयार की। उस पर काफ़ी उन्होंने टाइम लगाया। 2-3 हज़ार लोगों को बुलाया गया, सारी लीडरशिप इकट्ठी थी। मुझे जो एतराज़ात हैं उन पर मैं उनके बारे में बात करूँगा। इसके जो स्टार्ट जिन्होंने किया था वो सादिक साहब हैं। आजकल मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में वो एम्बेसडर हैं या एम्बेसी में वो उनकी कोई जॉब है। यहाँ पे हमारे अमेरिका में भी डीसी में भी रखे गए। उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया था, लेकिन इस पे टाइम ज़ाया किया गया। इस पे खुद ही मोईद यूसुफ साहब ने आज से 3 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि आईएमएफ से पैसे लेने की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। हम जहां से पैसे लेंगे उस कंट्री के, उस मुल्क के इन्फ्लुएंस, उनके प्रेशर जो हैं वो पाकिस्तान पे रहेंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, अगर आप आज़ाद नहीं हैं, तो नेशनल पॉलिसी का क्या मकसद है? अब मैं दूसरा आर्गूमेंट उस पर यह देना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने खुद अपनी तकरीर में कहा है कि हमारी जो इवन देन हमारी डिफेंस है वो भी अंडर थ्रेट है, हमारी कमजोर इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, हमारे कर्जों की वजह से, हमारी करप्शन की वजह से। इन दो स्टेटमेंटों के एक हमारे एनएसए मोईद यूसुफ साहब और खान साहब की, इन दो स्टेटमेंट्स के बाद इस पॉलिसी का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं। इसका कोई असर नहीं है, ना कंट्री के ऊपर है ना बाहर है। इतने ज्यादा 2-3 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया गया, इस्लामाबाद की ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया होगा, वहां पे चाय पानी का बंदोबस्त किया गया होगा। मोईद यूसुफ साहब ने अपनी टीम को साथ लेकर टाइम ज़ाया किया। मेरे ख्याल में तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। जब आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आपका जो वजीर है, आपका जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हर हुकूमत में रहा है, उसके सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही खूबी है, एक ही उसके पास चीज़ है, क्योंकि वो अमेरिकन को, आईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड बैंक को रिप्रेजेंट करता है। गवर्नर स्टेट बैंक है, आप अपनी आज़ादी के साथ उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। अब हर बंदा आईएमएफ का है, आईएमएफ का ऑफिस मौजूद है स्टेट बैंक के अंदर। तो इन हालात में अब किस किस्म की पॉलिसियां एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों को बेवकूफ और पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं इतनी? आपको चाहिए था कि अपनी इकॉनमी को पहले कुछ ठीक करने की कोशिश करें। आप जिस मुसीबत में फंसे हैं उससे निकलने की कोशिश करें। जिस मैंडेट के जरिए आपको लाया गया इस गवर्नमेंट में, इस वक्त जो आप इस्लामाबाद में आप जो लुडियां डाल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्यों यहाँ पे आए थे। आप लोगों को क्या वादे करके आए थे, उनकी तरफ तवज्जो दें। लेकिन वो तवज्जो नहीं दी जा रही।
اور دوسرے ٹائموں پہ دوسری چیزوں پہ ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے. میں 2-3 چیزیں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ موعد یوسف صاحب نے فرمایا تھا اپنی سپیچ میں اس دن کہ ہر پاکستانی کی فزیکل اور اس کی معاشی اس کی سیفٹی کی ہم ضمانت دیں گے. اب کس کی ضمانت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگلے دن مری کے اندر ان لوگوں کے ہاتھوں میں فون موجود تھے, وہ کالیں کر کر کے بیچارے مرتے رہے ہیں, آپ نے وہاں سے ڈیڈ باڈیاں اٹھائی ہیں اور آپ نے ان پہ بھی سیاست کی ہے. آپ کس چیز کی شخصی ضمانت دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کس قسم کی معاشی آپ گارنٹی دینے کی کوشش کریں گے؟ پاکستان میں ایوریج جو انسان ہے اس کی انکم تقریباً 16,000 ہے. آپ اس میں سے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اکیلے بیٹھ کے بجٹ بنائے, آپ کو اور خان صاحب کبھی دونوں اکٹھے بیٹھ جائیں اور کوشش کریں کہ 16,000 روپے مہینے والے یا 20 یا 25,000 والے مہینے والے کے انسان کی 30 دن کے کھانے کا بجٹ بنا دیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ایک پالیسی, نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بجائے وہ بجٹ بناتے آپ بیٹھ کے اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے کہ لوگ کھانا کس طرح کھائیں گے. آپ نے یہ بالکل زیادتی کی ہے, ایک عجیب سا سبجیکٹ پکڑ کے آپ کا جس کو میجارٹی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے. آخری اعتراض اس پہ میں یہ بتانا چاہوں گا شازیہ کہ یہ جو نیشنل پالیسی بنائی گئی سیکیورٹی پالیسی, کسی بھی اپوزیشن کی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. آپ کس کنسنسس کی بات کرتے رہے ہیں اپنے اس سپیچ کے اپنے بھاشن کے اندر آپ کہ ہم نے سارے صوبوں کو اکٹھا لیا ہے؟ آپ نے اپوزیشن سے تو بات نہیں کی ہے. جو میجر پارٹیاں ہیں اپنے صوبوں کے اندر, آپ ان کو کنسنسس پہ نہیں لیا گیا, لیکن آپ نے قوم کا پیسہ ریسورسز ضائع کیا. آپ نے 2,000 لوگوں کو وہاں اکٹھا کر کے ڈرامہ کیا جس کا کوئی مقصد نہیں تھا, جس میں سے حاصل ہی کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ اس وقت مردے بیمار ہیں, آپ بینکرپٹ ہو چکے ہیں, لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ساجد صاحب, آپ نے کہا کہ انہوں نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا. اس سے پہلے آپ دیکھیں ای وی ایم کے پہ بھی اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. جتنے بھی صدارتی آرڈیننس آئے کسی میں بھی اپوزیشن کو ساتھ نہیں لیا گیا, ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے فرد واحد کی حکومت ہے اور وہی فیصلے کر رہا ہے اور وہی اپنے فیصلے صادر کر رہا ہے, اور یہاں پہ باقی کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں ہمیشہ میں نے پہلے کئی دفعہ کہا ہے, سیاسی مارشل لا ہے, سیاسی ڈکٹیٹرشپ ہے, کیونکہ کنسنسس کے بغیر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے حکومت کی جا رہی ہے. یہ سیاسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے تو اور کیا ہے. میڈیا کے اوپر جو ہے پابندیاں لگ چکی ہیں, کوئی انسان کھل کے بات نہیں کر سکتا. اگر بات تنقید کی جائے یا کنٹیمپٹ کورٹ کی ہو جاتی ہے یا اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور بوریوں میں لاشیں ملتی ہیں. تو ان حالات میں آپ کیا بات کریں گے؟ آپ کون سی کنسنسس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سی سیاسی نشو و نما کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سی لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ یہ سارا ایک سسٹم, ہائبرڈ سسٹم ہے, اور اس کے لیے دعائے خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں 74 سال کے جو دھچکے, جو شاک اور لوٹ مار ہے, اس کا ایک نیا دور ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیسی تحریک انصاف ہے جس میں صرف نیب ایکٹیو ہے, صرف اپوزیشن پارٹیز کے لیے, اپنی پارٹی جو ہے وہ دن دناتے, وہ دن دہاڑے سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. ساجد صاحب, امریکہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک برطانوی شہری نے 4 افراد کو جو یہودی مذہبی عبادت گاہ تھی وہاں پر ان کو ہوسٹیج بنائے رکھا. اگر اس کو میڈیا میں رپورٹ نہ کیا جاتا تو شاید کسی کو خبر بھی نہیں ہونی تھی کہ وہاں پہ اتنا کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. آج سے کچھ سال قبل اسلام آباد کی بھی ایک جو مین شاہراہ ہے بلو ایریا, وہاں پر سکندر نامی شخص نے کئی گھنٹوں تک تماشا لگائے رکھا, اور جس طریقے سے اس کو رپورٹ کیا گیا اس کے اوپر میڈیا کو بہت جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ میڈیا کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر میڈیا اس طرح رپورٹ نہ کرتا تو یہ اتنے گھنٹے تک یہ تماشا نہیں چلنا تھا. آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, یہ رینڈم, اس کا میری نظر میں تو اگر مجھ سے پوچھے تو دہشت گردگی اور ٹیررزم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ان کا نام ملک فیصل اکرم تھا, کالا گوجرا جیلم سے تھے, 4 بچوں کے باپ تھے, شادی کر کے انگلینڈ گئے وہاں سے اور پاکستان آنا جانا تھا. میری انفارمیشن کے حساب سے ان کی بیوی اور بچے ان کو چھوڑ چکے تھے, ذہنی طور پہ بیمار تھے, اور انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا, اور انہوں نے سٹیپ اٹھا کے عافیہ صدیقی واقعی جو ایک دنیا میں ایک عبرت کا نشان ہے, جس کو یہاں پہ امریکن میڈیا اس کو القاعدہ لیڈی کے نام سے پراپوگنڈا اس کے خلاف کیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے اس کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی.
اور ان کو اس میں مارا گیا. وہ اس میں ان کا میں اس کو کنڈیم کروں گا. خیر یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا, لیکن ان کی ذہنی صلاحیت, ان کی ذہنی صحت کے بارے میں کویسچن مارک ہے. کالا گجرا جیلم سے وہ مائگریٹ کر کے گئے تھے انگلینڈ, اور انگلینڈ کے اب سنا ہے وہاں پہ 2 اور لوگوں کو وہاں پہ حراست میں لے کے تفتیش کی جا رہی ہے. لیکن یہ ایک میرے خیال میں ایک اکیلا خود ہی آپریٹ کر رہے تھے. میری نظر میں وہ نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ انوالو تھے. لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جو اس کی ذہنی ان کی صحت ہے اس کے بارے میں میڈیا اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کو ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ اینٹی سیمیٹک, یہاں پہ یہودیوں کے خلاف اس کو دہشت گردی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے میڈیا کے الٹیمیٹلی اور یہودیوں کے ان چیزوں کے اپنے مفاد شامل ہوتے ہیں. ان پہ گرانٹیں چیزیں لینی ہوتی ہیں, مسلمانوں پہ ایک اور دباؤ ڈالا جائے گا, ظاہر ہے اسلاموفوبیا کریٹ کیا جائے گا کہ یہ اسلام اور یہودیوں کی جنگ ہے اور یہ ہے وہ ہے. لیکن میری نظر میں جو میں نے اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی ہے, دیکھنے کی کوشش کی, کہ ملک فیصل اکرم صاحب ذہنی طور پہ اپسیٹ تھے. 4 بچے تھے, بیوی تھی, اور وہ ان کو چھوڑ چکے تھے. لیکن افسوس ہے جو جس طرح بھی ہوا ہے, افسوس ہوا. پاکستان کا نام بدنام ہوا, اسلام کا نام بدنام ہوا, اور ایک رینڈم ایکٹ کے ذریعے ایک یہاں پہ ویسٹ جو ہے دوبارہ ایک اسلاموفوبیا کی پکچر کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. پاکستان کا نام پہلے ہی اتنا اچھا نہیں ہے, اس کو ایک اور دھچکا لگے گا. میرے خیال میں تو یہ افسوس تھا, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. میرے خیال میں ایک افسوسناک واقعہ تھا یہ. اور جی ساجد صاحب, میرا اگلا کویشچن حریم شاہ کے حوالے سے ہوگا کہ ایک ٹک ٹاکر حریم شاہ بڑی فیمس ہوئی پچھلے کچھ عرصے میں, اور ابھی ریسنٹ ان کی جو ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ بڑے وثوق سے کہہ رہی ہیں, ان کی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس میں یہ کوئی عام بندہ بھی یہ تاثر لے سکتا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کر کے وہاں پہ پیسے لے کر گئی ہے. جس طرح سے اس نے اپنی ویڈیو بنائی, پیسے سامنے رکھے, اور اس کا یہ کہنا ہے اس ویڈیو میں کہ میں تو آرام سے نکل آئی, لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ اتنے آرام سے نہیں نکل رہے, مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. مطلب اس کے ورڈز جو تھے وہ بڑے عجیب قسم کے تھے, اور خاص طور پہ جس طرح سے وہ ورڈز یوز کر رہی تھی کہ چیلنج کیا جا رہا تھا پاکستانی اداروں کو. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ حریم شاہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی پاکستان کی سیاسی لیڈر ہیں, کیونکہ ہر سیاستدان کی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے, ٹیپ موجود ہے, اور آفرین ہے اس عورت کا جس نے پاکستان کا ایک چہرہ جو بے نقاب کیا. انہوں نے پاکستان کے حالات بے نقاب کیے کہ کس طریقے سے وہ دن تناتے ہوئے پاؤنڈوں کے تھیلے لے کر نکلی ہیں, اور ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. یہ خیر پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پہلی خاتون نہیں ہے جنہوں نے یہ کیا. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک خاتون تھی جن کا نام ایان علی تھا. ان سے 5,28,000 کیش ان سے نکلے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, اور اس پہ مرزا صاحب جو کہ سندھ کے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ زرداری صاحب کے پیسے ہیں, اور زرداری صاحب کے ساتھ ایان علی کے ریلیشن شپ ہیں. تو اس کا کچھ نہیں ہوا تھا. وہ عدلیہ کے لیے ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے, پاکستان کی عدلیہ کے لیے اور لا انفورسمنٹ کے لیے. اور حریم شاہ تو خیر ایک ایسی خاتون ہے, میں حیران ہوتا ہوں, جنہوں نے ٹیبل پہ ٹانگیں رکھ کے فارن منسٹری پہ جا کے تو انہوں نے اپنی ویڈیو بنائی. اس سے بھی زیادہ ایک افسوسناک یہ ہے کہ لائیو ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کا نمبر ڈائل کیا اور ان سے بات کر کے دکھائی کہ یہ دیکھیں کہ میں شیخ رشید کے ساتھ میرے کس قسم کے ریلیشن شپ ہیں. اور آج میں یہ بتانا چاہوں گا, آپ کی نظر سے شاید نہ گزرا ہو, حریم شاہ نے آج اکبر شہزاد صاحب جو کہ پاکستان کے سارے اس وقت جو کہتے ہیں بگ کاپ ہیں, احتساب کرتا, ان کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے شہباز شریف, نواز شریف, ان کی فیملی پہ منی لانڈرنگ کے الزام لگائے تھے, پہلے وہ تو دیکھ لیں آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ حریم شاہ کو اگلا پرائم منسٹر ہونا چاہیے میرے خیال میں, کیونکہ وہ پاکستان کا چہرہ, جتنا پاکستانی سیاست کو وہ سمجھتی ہیں, میرے خیال میں پاکستان کو کوئی نہیں سمجھتا, کیونکہ ان کے پاس ہر سیاستدان, ہر منسٹر کی ویڈیو موجود ہے. اور یہ آپ کا پاکستان ہے, اور یہ نیا آپ ریاست مدینہ تو صرف شازیہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے. کیبنٹ ممبرز اور جو لٹیرے ساتھ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, ان کے لیے اس وقت ریاست مدینہ اور حضرت عمر کی مثالیں ان کے لیے نہیں ہیں. یہ صرف ایک ایوریج پاکستانی کے لیے ایک دھوکہ, فراڈ کریٹ کیا گیا ہے. اور یہ اب ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ریاست مدینہ کا اطلاق کن پہ ہوتا ہے اور کن پہ نہیں ہوتا. حریم شاہ جو ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک کھلا چہرہ ہے,
पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और उस दौर में कि जब फैटफ अपना पूरा जोर लगा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, फैटफ अपना पूरा जोर लगा रहा है कि डॉलर और पाउंड के देखें यहां से किस तरह बाहर आते जाते हैं। और यहां पे इस वक्त आपके हालात देखें, अब पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से डॉलर और पाउंड लेके निकलना कितना आसान है। ये हरीम शाह तो एक चीज है, वाहिद है, जो वो देखें कि 100 से ज्यादा फौज है इस वक्त, आपकी कैबिनेट जो है उसमें वजीर और मशीर और जो एडवाइजर हैं वो 100 से ज्यादा हैं। उनके लिए पाकिस्तान से डॉलर और पाउंड और करोड़ों लेके निकलना कितना आसान होगा। ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद की गवर्नमेंट का सही चेहरा हरीम शाह ने निकाला है, और मैं उनको इस पे मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। थैंक यू हरीम, आपने एक बहुत आला काम किया है। हमारी जो हमें कुछ शको शुबात थे वो भी आपने दूर कर दी है। मैं समझता हूँ आप पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। प्लीज़ वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम ना अप्लाई कीजिएगा, वापस जाइएगा। यू हैव अ ह्यूज फ्यूचर इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान और तुर्की की करेंसी के हवाले से बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान और तुर्की की करेंसी दिन ब दिन नीचे जा रही है और वहाँ पे महंगाई में इजाफा हो रहा है। ये दोनों ममालिक में क्या वजूहात एक ही जैसी हैं? आप क्या कहते हैं इन दोनों ममालिक, क्योंकि दोनों के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये वो ताल्लुकात हैं जिनको बाकी दुनिया काफ़ी तशवीश की निगाहों से भी देखती रही है। देखिए, तुर्की के हालात हमारे पाकिस्तान से कदरे डिफरेंट हैं। तुर्की के पास तैयब अर्दगान जैसे लीडर हैं और वो लीडरशिप का मुजाहरा करते हैं। मैं आज बल्कि इसी के साथ कुछ चीज़ें और भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। टर्की के अंदर टर्की के क्राइसिस आए थे कि उन्होंने S-400 सिस्टम जो था वो रडार सिस्टम, वो उन्होंने रशिया से खरीदा और अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गोस लगाए। और उन ज़ाहिर है अल्टीमेटली ये भी ढकी छुपी बात कोई नहीं कि अमेरिका उस वक्त बराक ओबामा साहब का रोल, ये मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तुर्की में जब तैयब अर्दगान साहब के साथ के खिलाफ कू हुआ था, उसमें उसके इशारे जो थे अकॉर्डिंग टू टर्की उनके मीडिया के, वो ओबामा साहब उसके पीछे थे। और जाहिर है कि अमेरिका टाइम टू टाइम तैयब अर्दगान को सजा देने की और पनिश करने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए अमेरिका प्लेड अ ह्यूज रोल टू डी वैल्यू द लीरा, द करेंसी ऑफ टर्की। लेकिन मैं समझता हूँ तैयब अर्दगान साहब ने एक लीडरशिप का मुजाहरा किया और उसको काफ़ी हद तक रोका। तो उनकी वजूहात तो ये थी लीरा नीचे जाने की। आपकी वजूहात करप्शन है, आपकी वजूहात है कि आपके जो लोग वन वे टिकट लेके बैठे हैं वो वहाँ से पाकिस्तान से पैसा लूट के बाहर ले जा रहे हैं। आपका जिस तरीके से हरीम शाह लेके गई हैं, इसी तरीके से आपके हज़ारों लोग हैं इस वक्त जो जिनको आप अशराफिया कहते हैं, जिनको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिनको आप सियासतदान कहते हैं, वो लेकर इस वक्त पैसा निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी अच्छी दिहाड़ी लग चुकी है। और वो आपके कुछ और हालात हैं, टर्की के साथ उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँगा आपको कि लीडरशिप और सियासतदान क्या चीज़ें हैं। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में आपसे लीडरशिप की बात की जाती है तो आप सिर्फ देखते हैं आसफ जरदारी को, बिलावल भुट्टो को देखते हैं, आप मरियम नवाज को देखते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। ये सियासतदान है, इनको लीडर कहना ज्यादती है। अब लीडरशिप क्या होती है, मैंने कहाँ से पढ़ा, मैंने जावेद चौधरी साहब का एक रिसेंट आर्टिकल पढ़ा, उसमें मैंने देखा उन्होंने मिसाल डिफरेंस बताया था। लीडरशिप ये होती है, उन्होंने इसको कंपेयर किया कि आप ये देखें कि रशिया के साथ जंग लड़ी अमेरिका ने, अमेरिका में बैठ के यहां से पैसे लगा के रशिया उन्होंने गिरा दिया, खुद उन्होंने अपनी एक जान भी जाया नहीं की। इसको कहा जाता है लीडरशिप। उन्होंने अफगानिस्तान में जाके 20 साल वहां रहे और उनके सिर्फ 2400 लोग वहां पे मरे, 70,000 तो सिर्फ पाकिस्तानी मर चुके हैं। उसके बाद इराक में उन्होंने जंग लड़ी जाके, सदाम हुसैन को उन्होंने पलटा, सिर्फ 4500 अमेरिकन मरे। बाकी मेरे ख्याल में अब तक तकरीबन उस रीजन में 1 मिलियन से ज्यादा मुसलमानों को मारा जा चुका है। इसको कहा जाता है लीडरशिप। उसके बाद इजराइल, जिसकी टोटल 94 लाख आबादी है, 22,000 मुरब्बा किलोमीटर उसका एरिया है, और वो मुसलमान जो एक बहुत बड़ा एक दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, उसके सामने वो एक बिल्कुल लोहे की दीवार की तरह खड़े हैं और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस वक्त इजराइल दुनिया की सबसे बड़ी माशियत एक बन चुकी है।
31वीं 31st उनका नंबर है माशियत के लिहाज से। 94 लाख सिर्फ उनकी आबादी है। $34,000 पर कैपिटा इनकम पर सालाना है, जबकि आपकी मेरा ख्याल इस वक्त 1100 या 1200 है डॉलर पर ईयर। तो इसको कहा जाता है लीडरशिप। सियासतदान और लीडरशिप में फर्क होना चाहिए। सियासतदान जरूरी नहीं होता कि वो लीडर हो। आपके तो पाकिस्तान में तो हर सियासतदान आपकी एस्टेब्लिशमेंट तैयार करती है, इंक्लूडिंग भुट्टो। वो उनके नीचे अंडर उनके काम करते हैं और उनमें लीडरशिप की सलाहियतें जो हैं वो बहुत कम है, क्योंकि वो आपके पाकिस्तान में ट्रेंड लीडरशिप का क्या है, सियासतदान के घर में पैदा होने वाला सियासतदान। नवाब इब्ने नवाब, बिलावल साहब चाहे उनको उर्दू नहीं आती, कल्चर का नहीं पता, लेकिन वो आपके अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब आपके अगले चीफ मिनिस्टर हैं। जुनैद साहब जो हैं वो उनको सियासत में ले आया गया है। उनका अक्लमंद होना या लीडर होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप पे वो रूल करेंगे। ये डिफरेंस होता है लीडरशिप में और सियासतदानों में। तो ये एक बदकिस्मती पाकिस्तान की, जिसमें कहा जितना भी इस पे बोला जाए मैं समझता हूँ कम है, लेकिन इस वक्त हर पाकिस्तानी को पता है, क्योंकि हर पाकिस्तानी के हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है। उसको पता है कि वो उसके साथ क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। आफरीन है उन बच्चों का जिन्होंने तब्दीली का नारा लगा के खान साहब को सपोर्ट किया। उनके पास तालीम मौजूद थी, उनके पास टेक्निकलिटीज़ मौजूद थी। वो चाहते थे पाकिस्तान में तब्दीली आए, पाकिस्तान दुनिया में अच्छा मुकाम हासिल करे, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है। मैं खुद उन मुतासरीन में शामिल हूँ, लेकिन मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। देखें आने वाले दिन पाकिस्तान में क्या डिफाइन करते हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी को पता है कि उसके साथ क्या खेल हो रहा है, उसके साथ क्या धोखा हो रहा है, उसको कहां से मारा जा रहा है। और पाकिस्तान में हरीम शाह ने थोड़ा सा एक टिप ऑफ द आइसबर्ग की है। हर इस वक्त जो जिसका हाथ पड़ता है वो लूट के निकलने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो लंदन जा रहा है, उसकी डेस्टिनेशन चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन ये रवाज बन चुका है, फैशन बन चुका है कि लूटो और भागो यहां से। साजिद साहब, आपके तज्जिए के ऊपर हमारे एक व्यूवर की तरफ से भी बड़े अच्छे कमेंट्स आए थे। मैं चाहूंगी कि वो मैं पढ़कर सुनाऊं। उनका कहना है कि मुल्की सूरत हाल पर आपके ख्यालात से आगाही हुई। मुल्क पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो लोग मुल्की निज़ाम से मुफर हैं वो मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं। मैं भी मुल्की निज़ाम और जो यहाँ के करता धरता हैं उनसे बड़ा ज़िद आ चुका हूँ, लेकिन मैं बाहर निकल जाने की नहीं बल्कि मुल्क में रहकर मुल्की निज़ाम को तब्दील करने का हामी हूँ और इसी पे यकीन रखता हूँ। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस बारे में सोचते हैं कि अवामी ताकत से मुल्की मफाद के लिए काम करें और जो यहाँ पर तबकात काबिज हैं उनसे पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए? मैं चाहूँगी कि 2 लाइन्स में आप इसका आंसर दें। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान की जान इन काबिज लोगों से छुड़ाई जाए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानीज की मिसाल सबसे बड़ी मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की दूंगा। वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो, और पाकिस्तान जाके उन्होंने अपनी, और उनका अंजाम आपने क्या किया? आपने उनको इबरत का निशान बनाया है। उनके जनाजे में तक में आपका कोई हुकूमती आदमी नहीं गया आज तक। एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरे पाकिस्तान में। दूसरे भी कई, मैं यहाँ से कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जाते हैं। मेरी अपनी इंजीनियर है और शी इज PhD कर रही है अभी। वो उसका बड़ा शौक था कि पाकिस्तान को सर्व किया जाए और मैं पाकिस्तान को जाके सर्व करूं। लेकिन एक बहुत बड़ी दीवार है हमारे। दीवार इसलिए है कि हमारे साथ जो किया जाता है पाकिस्तान जाके वो भी लोगों को पता है। उसमें चाहे अनर केस हो, चाहे डॉक्टर अब्दुल कदीर हो, चाहे और कई पाकिस्तानी हैं जिनकी मैं लिस्टें बना के आपके रखूं तो आप परेशान हो जाएंगे। हम जब पाकिस्तान में जाते हैं तो इंटेलेक्ट के खिलाफ एक दुश्मनी कर ली जाती है। मैं एक मिसाल उसकी छोटी सी देना चाहूँगा। मेरी बच्ची ने रिसर्च की थी पिम्स में, और वहाँ लोकल पूरे डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ खड़ा हो गया था कि शायद, क्योंकि वो एक थीसिस लिख रही थी कि हाउ टू इम्प्रूव द इमरजेंसी रूम्स इन हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान। तो लोकल जो तबका था, लोकल जो मुलाजमीन थे, उसके खिलाफ वो खड़े थे और उसको कुछ सही बातें नहीं बताते थे कि शायद ये हमारी कमजोरियां उजागर ना कर दे। तो ये वाकई बात तो ठीक है। मैं खुद इस चीज़ में समझता हूँ, मैं अपने आप को बुज़दिल समझता हूँ जो हालात से घबरा के आज से 36 साल पहले वहाँ से भाग कर यहाँ आ गया हूँ। मुझे चाहिए था मैं वहाँ रह के आप हालात का मुकाबला करता, लड़ता। जिन चीज़ों का प्रचार आज करता हूँ, जो आज मैं बातें करता हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ रह के करता। वहाँ पाकिस्तान अपनी मादरे मिलत को सर्व करता, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एग्री करूँगा इनकी बात से, और मैं इस पर मैं कन्फेशन करूँगा कि मैं बुज़दिल था जब वहाँ से इन हालात से घबरा के भागा।
वहाँ रह के लड़ना चाहिए था अपने मादरे मिल्लत के लिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी में यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया ये आता है कि जब हम यहाँ बाहर आते हैं और जब देखते हैं कि श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश किस तेज़ी के साथ आगे दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ रही है, उनकी जमहूरियत कितनी स्ट्रॉन्ग है और किस तरीके से वो अपने मसाइल को हल करते हैं, तो दुख होता है। हमें एक एवरेज पाकिस्तानी से ज़्यादा दुख होता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है। लेकिन ये वाकई इस पर एक डिबेट की जा सकती है। लेकिन मैं जिन्होंने ये तज़किया लिखा है उनके बारे में मैं कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें पाकिस्तानियों को कोशिश करनी चाहिए कि बजाय कनेडियन इमिग्रेशन लेके पाकिस्तान कोशिश करें कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन, जिस तरह मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कोई हर्ज नहीं है कि इस वक्त आपके साथ धोखा हुआ है पढ़े लिखे लोगों के साथ, लेकिन आप ये करें कि आप अमेज़न पे जाएं। आप हुकूमत से आप अपना फ्यूचर मुस्तकबिल ना देखें कि जो सियासतदान है आपका मुस्तकबिल देंगे, वो सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हैं। आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथों में होना चाहिए। आपको चाहिए अमेज़न पे जाएं, अमेज़न पे चीज़ें बेचें। आप आईटी के सिलसिले इंटरनेट से पैसा बनाने की कोशिश करें। आप इस सेल की तरफ जाएं, अली बाबा के साथ अटैच हों। कई और ऐसे मौके हैं, कई ऐसे फील्ड हैं जो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका बाहर जाना जिस तरीके से आजकल मैं ख़ासकर मेरा मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट के साथ मेरा ताल्लुक़ है, और इस वक्त हमारे बच्चे जो हैं वो सारे वो भाग भाग कर पैदल और वैगनों पे और ग्रीस और इटली जा रहे हैं। कई बेचारे रास्तों में मर जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ठीक है, आपका बाहर जाने की भी ख्वाहिश आपकी ठीक है, लेकिन आप पढ़ के जाना चाहिए, आप तालीम हासिल करें ताकि वहाँ भी आप जाके अच्छे तरीके से अपने आप को, अपनी फैमिली को और पाकिस्तान को सर्व कर सकें। अच्छा साजिद साहब, आज की तारीख के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी इम्पोर्टेंट है और आज के दिन क्या क्या अहम वाक़यात रोनुमा हुए? उसमें शाज़िया आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैं एक इंसान मोहम्मद अली बाक्सर जो थे, मोहम्मद अली कलेज जिनके नाम से जिनको जाना जाता है, उनकी आज बर्थडे है। और मुझे अभी याद है जब मैं बचपन में छोटा सा था तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस्लाम का नाम ख़ासकर बिलखसूस दुनिया में उजागर कराना, और ही वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस मुस्लिम्स पाकिस्तानीज, और सारे मुसलमान हमारे लिए वो एक रोल मॉडल थे। आज उनकी बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद अली बाक्सर। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। अगले प्रोग्राम में नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे, कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और अगर आप भी कुछ बात करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें साजिद तारड़ साहब से, तो आप पूछ सकते हैं फेसबुक पे भी और यूट्यूब पर भी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।